तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल मास सिस्टम। और जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आज गूंज रही है, मुझे एडिटिंग से ही जुगाड़ करनी पड़ेगी, इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो यार वेरिएबल मास सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अभी मैं सर्कुलर मोशन रिकॉर्ड कर रहा था यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था सर्कुलर मोशन रिकॉर्ड करने में। क्यों मज़ा नहीं आ रहा था? क्योंकि मैंने एनिमेशन अच्छे नहीं बनाए थे, क्योंकि उसमें रोटेशन वाले एनिमेशन होंगे तो उसमें टाइम लगेगा बनाने में। जब बन जाएंगे तभी मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक छोटा सा टॉपिक है, रोटेशन में भी लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ाते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा कूल टॉपिक है। कुछ टॉपिक होते हैं बड़ा कूल होते हैं, एकदम रिलैक्स, वो ये टॉपिक है। तो वेरिएबल मास का क्या मतलब है? वेरिएबल मास का देखो, शब्द को मैं अभी तोड़ के आपको बताऊंगा। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है आपने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो मैक्सिमम लड़कों बच्चों का जवाब होगा, मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma, मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा। पर मैं कहूँगा कि आप सही भी हैं और आप गलत भी हैं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, dp अपॉन dt है, m इंटू ए नहीं है। m इंटू ए तो एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब है? जब मान लीजिए p इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ आप रख लीजिए dmv अपॉन dt। F इक्वल टू ma तब होता है जब m आपका कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है जैसे डेरिवेटिव से बाहर आता तो F इक्वल टू m dv अपॉन dt हो जाता है। और dv अपॉन dt आपको पता है एक्सेलरेशन होता है। तब आप लिखते हैं F वेक्टर इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। ये एक सबसेट है, कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का F इक्वल टू m एक सबसेट है। लेकिन होता वास्तव में क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ मोशन फोर्स को क्वांटिफाई करता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। मैंने बहुत अच्छे से ये समझाई थी आपको बात, और मैंने वहां पर ये आपको बताया था। अब वेरिएबल मास आया। वेरिएबल मास मतलब बदलता हुआ मास। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में मास है, अब वो कांस्टेंट ना है, अब कांस्टेंट नहीं है, अब मास बदल रहा है। अगर मास बदल रहा है तो डेरिवेटिव के अंदर ही रहने वाला है अपना मास, डेरिवेटिव के अंदर ही अपना मास रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की ये वाली शक्ल देखने वाले हैं, dp अपॉन dt। इतना समझ में आया? वेरिएबल मास आपको समझ में आया? मास चेंज हो रहा है, क्या मतलब? मास बदलने का क्या मतलब है? देखो दो मतलब, फील से समझाता हूँ, है ना। मैंने शायद एनिमेशन बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एनिमेशन में दिखाता हूँ वेरिएबल मास का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई बस है, जैसे कि आपके सामने एक बस है चल रही है, और ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा है, टप, पानी की बूंदें गिर रही हैं। अब पानी की बस का मतलब है ऊपर बस खुली है, मतलब मेरी स्पेशल बस है जो ऊपर से खुली हुई है। मान लो यार कंटेनर है, कोई बस मत मानो, कंटेनर है कि ऊपर से खुला हुआ है और ऐसे ऐसे मतलब खड़ा है, मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और बारिश हो रही है। तो बारिश होगा तो बारिश की बूंदें अगर भरेंगी, अगर पानी भरेगा तो वजनी होगा, मतलब भारी होता चला जाएगा कंटेनर। भारी हो रहा है यानी कि भारी का मतलब मास चेंज हो रहा है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भारी, हल्का। भारी होने का क्या मतलब है? कि मास बढ़ रहा है, और इसी को तो वेरिएबल मास बोलते हैं कि मास बदल रहा है। तो ये पहली फील हो गई। अब दूसरी फील है रॉकेट प्रोपल्शन, भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल मास एक्चुअली रॉकेट प्रोपल्शन ही मेन टॉपिक है इसका, लेकिन हम लोग फंडामेंटल से पढ़ेंगे। अब रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट में बहुत सारा फ्यूल बढ़ा होता है। मैंने रॉकेट भी बनाया है, मैं रॉकेट भी दिखाता हूँ आपको। ये तो थंबनेल में ही अपने रॉकेट है। अब आप इस रॉकेट को ध्यान से देखें तो जो बीच वाला सिरा है, पता ये क्या है? इसमें सिर्फ मटेरियल भरा है। मटेरियल का मतलब है कि इसमें सिर्फ ज्वलन पदार्थ भरा है, सिर्फ गैसेस भरी है, सिर्फ ईंधन भरा है। यानी कि एक रॉकेट पूरा, उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा तो मुझे लगता है कि ईंधन ही होता है एक रॉकेट में। तो जब रॉकेट लिफ्ट करता है
है, जब लॉन्च होता है तो बहुत सारा ईंधन वो पीछे फेंकता है, बहुत सारा ईंधन फेंकता है, यानी कि अपने मास को वो कम करता है। जब ईंधन फेंकेगा, ईंधन अगर खत्म होगा तो मास आपका कम होगा। तो ये एक और एग्जांपल है वेरिएबल मास का, कि रॉकेट धीरे धीरे जाता है तो उसका मास कम होता चला जाता है। ये बीच वाला जो हिस्सा है, पता है, इसमें सिर्फ गैसेस भरती हैं और ये सिर्फ बर्नर है, ये सिर्फ जलाते हैं, ठीक है। तो एक रॉकेट में बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो ईंधन से ही भरा हुआ होता है, बहुत बड़ा हिस्सा ईंधन से भरा हुआ होता है। अच्छा, आपको पता चल गया वेरिएबल मास का क्या मतलब होता है। मास अगर बदल रहा है तो वेरिएबल मास होता है। अच्छा, ये बात हमें समझ में आई और आपको भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके जी। अच्छा, अब थोड़ी डेरिवेशन की बात कर लेते। एक आध फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाने से मज़ा नहीं आएगा, आपको थोड़ी ग्रेविटी फील होनी चाहिए टॉपिक की और फॉर्मूले की। इसके लिए एक मिनट, रिकॉर्ड हो रहा है, आई थिंक हो रहा होगा, दोबारा कर लेंगे यार, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आप समझिएगा, वैसे चेक ही कर लेता हूँ हो रहा कि नहीं हो रहा। कि ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आपको टॉपिक की ग्रेविटी फील होनी चाहिए। इसके लिए मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन करा दे रहा हूँ, थ्रस्ट फोर्स के फॉर्मूले का डेरिवेशन कराता हूँ। वैसे डेरिवेशन नहीं, आप एक तरह से उसको फील ही समझ के चलिएगा, क्योंकि बहुत कूल, मैंने कहा ना ये टॉपिक बहुत कूल है, मजा आएगा समझने में। मान लीजिए कि हमारे पास एक m मास का एक ब्लॉक था, जो आपको दिख रहा है, m मास का एक सर्कल सा, जो कुछ भी आपको एक जो कि सिस्टम दिख रहा हो, जो भी आपको अभी यहाँ पर एनिमेशन में दिख रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका मास कितना है, m मास है, उसका मास कितना है, m, और b वेलोसिटी से जा रहा था। कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, b वेलोसिटी से जा रहा था। कुछ देर बाद उसमें से एक dm मास निकला, dm मास निकला, एक dm मास निकला। तो इसका मास कितना बच गया, अगर एक m मास का था उसमें dm निकल गया तो कितना बच गया, पहली कक्षा की मैथमेटिक्स, m माइनस dm, ठीक है, m माइनस dm। अब जब मास निकला है तो मास की कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो वेलोसिटी br। अब br क्या है, br क्या, ध्यान सुनिएगा, br क्या है। यहाँ पर br है मैन मास, जो बड़ा मास होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैन मास। मैन मास से dm मास की वेलोसिटी, याद रखिएगा br क्या है, मैन मास से dm मास की वेलोसिटी। अगर हम लोग अपने शब्द में कहें तो कह सकते हैं इसे रिलेटिव वेलोसिटी भी है, रिलेटिव वेलोसिटी भी है। अच्छा, इसको एक वेलोसिटी मिली, इसको भी कुछ वेलोसिटी मिली होगी, अगर क्योंकि मास कम हुआ है, वेलोसिटी v थी तो थोड़ी बढ़ गई होगी मास कम होने के कारण, तो v dv, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v dv हो गई। v थी, dv थोड़ी बढ़ गई क्योंकि मास कम होगा, मास उतना ही था, और मास थोड़ा dm हटा तो इसकी dv वेलोसिटी बढ़ गई मैन मास की। ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल प्रोफाइल समझ में आए। जो आपको वेरिएबल ना समझ में आए एक बार आप पूछ सकते हैं, पर आप कैसे ही पूछेंगे, मैं ही बता देता हूँ कि एक m मास का ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी v थी, उसमें से एक dm मास सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, उसकी वेलोसिटी मैन मास से vr दिखाई देती है, जो कि एक रिलेटिव वेलोसिटी है। और इस जब जो मैन मास है उसका मास बचता है m माइनस dm, उसकी वेलोसिटी हो जाती है b प्लस dv। इतनी बात तो समझ में आई होगी, आई होप कि आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी। बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी बात है। हाँ, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब क्या करें। अब एक बात आप समझिएगा, बड़ा कंफ्यूज होता है जब लड़का जब डेरिवेशन की बात आती है। भैया आप बात कर रहे थे वेरिएबल मास की, ठीक, वेरिएबल मास की बात कर रहे थे, यानी कि मास लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, कि रॉकेट में से जब गैसें निकलती हैं तो वो लगातार निकलती एक रेट से, dm/dt होता है, मास के निकलने का एक रेट होता है। भैया जब बारिश होती है तो बारिश में जब मास इकट्ठा होता है उसका एक दर होती है, क्योंकि बारिश एक रेट, एक दर से गिरती है, dm/dt मतलब मास पर सेकंड कितना बढ़ रहा है इसका एक वैल्यू होता है, चाहे वो रॉकेट की कंडीशन हो चाहे पानी वाली कंडीशन हो। लेकिन यहां पर आपने क्या किया कि एक मास निकाल दिया, एक टुकड़ा निकाल दिया, लेकिन वेरिएबल मास ये तो होता ही नहीं, तो फिर कॉलिजन, फिर तो आपका सेंटर ऑफ मास का सवाल हो गया, कॉलिजन ऑलिजन सवाल हो गया।
क्योंकि एक ये टुकड़ा, एक टुकड़ा, 2 टुकड़े टूटे। ये तो सवाल हम तो सेंटर ऑफ मास में करने वाले हैं। ये वेरिएबल मास का सवाल का, यहाँ पर लड़के सवाल करते हैं कि ये सवाल वेरिएबल मास का कहाँ हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल मास का ही सवाल है। मैंने वो कंडीशन ली है क्योंकि बड़ा मैंने थोड़ा टुकड़ा बनाया कि आपको दिखाई दे। वैसे डीएम मास तो बहुत छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। और वो डीएम मास है कौन सा? मान लीजिए कि रॉकेट है, रॉकेट जैसे ही जलना स्टार्ट किया, रॉकेट जैसे ही जलना, जो पहला डीएम मास निकला, बिल्कुल जो पहला, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे डीएम करके गैसेज निकल रही होंगी, मैंने लिया वो पहला, जो पहला निकला डीएम, मैंने उसी कैच कर लिया भाई, उसका डीएम, उसकी वेलोसिटी वीआर उस रॉकेट के सापेक्ष। अभी बहुत सारे मास इससे निकलने वाले, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे मास निकलने वाले, लगातार निकल रहे हैं, लेकिन हमने किसे कैच करा है? पहले वाले को, डीएम मास। बहुत सारे डीएम आने वाले, लेकिन हमने पहले वाले को कैच कर लिया, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी से हम लोग थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब छोटा सा फंडा आपको पता चाहिए कि हम लोग यहाँ पर पूरा सिस्टम है, ठीक है, पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है। इस पर एफ नेट कितना है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है भाई साहब। एफ एक्सटर्नल 0 है, इस पर भी 0 था, यानी कि यहाँ पर हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी होगी मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का वो मोमेंटम चेंज नहीं होता जब तक कि उसमें कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्चुअली भी लॉ तो लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, पर थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया। हम लोग थोड़ा फिजिक्स को एक्सपेंड करके पढ़ते हैं। मेरे लिए तो भाई साहब पूरी फिजिक्स 2-3 लाइनों की ही है, मुझे लगता है ऐसा। मतलब मैकेनिक्स, मुझे लगता है कि मैकेनिक्स में खास क्या है पता है? न्यूटन लॉ मोशन, बस। फिर तो बस एड ऑन है, फिर तो बस वो बारीक है, वो उसको समझना बहुत बड़ी कला है। न्यूटन्स लॉ मोशन को समझना, मैंने बहुत वहाँ उस पर मैंने सिर्फ समझाने, न्यूटन्स लॉ मोशन को समझाने के लिए मैंने 3 वीडियो बनाई है। तो न्यूटन्स लॉ मोशन जान है मैकेनिक्स की। खैर, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो पी मतलब मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब एम इंटू बी, तो इनिशियल मोमेंटम एम इंटू बी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, ये मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम किसका लिखोगे? पहले m माइनस डी एम वाले के लिख दो, मतलब मैन मास का लिख लेते, ठीक है। तो m माइनस डी एम, ये तो हो गया मास। वेलोसिटी क्या है? v प्लस डी वी वेलोसिटी है। अब छोटे वाले मास का लिख लो, डी एम, वेलोसिटी क्या लिखे? वी आर। हम लोग मोमेंटम लिख रहे हैं ग्राउंड से, ग्राउंड फ्रेम से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों सिस्टम के, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। और जो वेलोसिटी है ये मैन मास से, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। हमें चाहिए डीएम मास की वेलोसिटी ग्राउंड के सापेक्ष में। मान लेते हैं कि डीएम ए है, ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें पता है, जो कि कितनी? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें पता है कितनी है? वी आर है, ठीक है, वी रिलेटिव जिसे कहते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ ए फॉर्मूला लगाया मैंने, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पता है, जो कि वी आर है। वेलोसिटी ऑफ ए हमें चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज आवर क्वेश्चन। एंड ये हमें पता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि कितनी है? v प्लस डी वी, वी प्लस डी वी, वी प्लस डी वी। अब देखो यार, ध्यान से देखना बात। अब ध्यान से क्या ही देखना भाई साहब, हमें वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर प्लस डी वी। और यहीं पर हम लोग वी आर की वैल्यू रख देंगे, वो क्या होगी? वी आर प्लस डी वी। समझे? लॉजिक समझे भाई साहब, लॉजिक समझे सवाल का। अब क्या करना है? अब क्या करना है? थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है भाई साहब, जगह की प्रॉब्लम है। अच्छा, अब क्या करना है? अब यार 8वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा था कि इक्वेशन में थोड़ा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करना, काटा पीटी करना, बहुत करा था। जब लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व करी थी 9th-10th क्लास में, तो ये बहुत किया, यही करना है यहाँ पर भी। एम वी इज इक्वल टू, यहाँ गुणा करो, तो एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम वी आर प्लस वी डी एम
प्लस DM dV प्लस DM dV। अब तो काटा पीटी थोड़ी कर लो यार, ठीक है। ये कट गया MB से MB, और माइनस DM dV से कट गया प्लस DM dV। एक चीज़ और कट रही होगी, DM अब कट रहा है, क्या कर रहा है, क्या कटेगा, VDM, ये रहा DM और ये कट गया। बचा क्या आपके पास, ये पद बचा, ये पार्ट बचा, पद पद बोलते थे ना, M dV इज इक्वल टू माइनस BR DM। हमारे पास क्या आया, M dV इज इक्वल टू माइनस BR DM। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि dt का दोनों पार्ट में भाग कर देते हैं, तो इस तरफ dt हो गया, अब इस तरफ dt देंगे। अब किसी भी होशियार बच्ची को जो फॉर्मूले ज़्यादा याद रखता, बताओ भाई कहीं फॉर्मूला बन रहा है भैया, ये बन रहा है dv अपॉन dt एक्सेलरेशन का, तो m इज इक्वल टू a माइनस VR dm अपॉन dt। अब dm अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब मास के चेंज होने की दर, समय के सापेक्ष मास के भार के चेंज होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, dm अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, कोई बड़ी बात थोड़ी, इसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो m इंटू ए, ये क्या है भाई साहब, m इंटू ये क्या है, ये है थ्रस्ट फोर्स, या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स ऑन मैन बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स जो लगने वाला है, जो ये इमिट हुआ DM मास जो निकला, पहला जो DM पार्ट के निकला, उसके कारण जो फोर्स लगने वाला है इस पर, किस पर, मैन मास पर, वो क्या है, उसे ही हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। वैसे अगर टेक्निकल भाषा में कही जाए तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा उस मैन मास पर, लेकिन आप F थ्रस्ट से ही याद रखिएगा। तो F थ्रस्ट की वैल्यू क्या है, माइनस BR DM अपॉन dt। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो BR DM अपॉन dt, कोई कठिन बात है। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने निकल गया है, बड़ा मज़ा आया सॉल्व करने में ना। तो ये हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल के आया। अब कोई जनरल बात हो जाए, ठीक है, जनरल बात करेंगे फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कि ध्यान रखिएगा, मैं दो पहले सिचुएशन बनाता हूँ। एक अपने पास रॉकेट है, टिट सुंदर रॉकेट, प्यारा रॉकेट, गैस वैस भी निकाल दो, ऐसा एस्ट्रोनॉट भी बिठा दो एस्ट्रोनॉट नहीं बिठा लेंगे। एक कार्ट है, ये रही भाई साहब कार्ट, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। ये हमारे पास दो अपने मैंने दो चित्र बनाए हैं प्यारे प्यारे। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन किस कंडीशन में क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर गैस निकल रही, रॉकेट के पहले रॉकेट समझो, रॉकेट से गैस निकल रही है, यानी गैस दूर जा रही है, यानी कि DM पार्टिकल है, DM पार्टिकल है, इससे दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब कि अगर वो रॉकेट पर बैठ जाए हम, तो हम लोग गैसेस को देखें, जैसे अभी आपने स्पेस एक्स का फैल्कन 9, वो तो आपकी स्ट्रीम करता है ना, स्पेस एक्स वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर एलॉन मस्क है, अपने रॉकेट्स को अब स्ट्रीम करता है। तो जो कैमरा होता है जो प्रपल्सन दिखाता है, जहाँ पर गैसेज निकल रही होती है, मान लो कि आप वही कैमरा हो, तो कैमरे से आप देखते हैं, वो कैमरे वाली फुटेज देखते हैं कि गैसेज नीचे जा रही हैं, दूर जा रही होती हैं, यानी कि DM पार्टिकल है वो दूर जा रहे होते हैं। यानी कि मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझसे दूर जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, दूर, यानी VR की डायरेक्शन क्या है, ये रही VR। फैल्कन 9 वैसे उसने रॉकेट बढ़िया बनाया, लेकिन है ना एलॉन मस्क में, शायद कितनी बार फेल हुआ, 9 बार 7 बार फेल हुआ है ना, 6 बार शायद फेल हुआ, तब उसने बनाया लैंडिंग वाला रॉकेट। और पता है एलॉन मस्क सोचता कैसे है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से सोचता है, ठीक है। अब तो हर एक कंपनी, जैसे ब्लू ऑरिजिन है, वो पैरासूट से अपना जो रॉकेट है वो लॉन्च कराता है, और एक बहुत सारे अमेरिकन में तो खैर बहुत सारी स्पेस कंपनियां हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही हैं पैसे बचाने के लिए, मतलब सस्ता करने के लिए जो स्पेस जर्नी है। और अच्छी बात भी है, ये होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग मल्टी प्लैनेटरी मतलब अन्य ग्रहों पर भी रह सकते हैं, उसके लायक बन सकते हैं। और एलॉन में ऐसे लोगों की यार ज़रूरत है, और लोग आने चाहिए जो ऐसा पैशन रखते हैं, ठीक है। वैसे उसका तो धंधा बनाने का गेम है, वो
वो विज़न भी रखता है, वो धंधा भी बनाता है। उसका अच्छी बात ये है कि वो स्पेस में वो कहता है कि हम मंगल पर ले जाएंगे पूरी जो मानवता है, लेकिन उसके पीछे उसके धंधे भी लगे हुए हैं। धंधे का मतलब है कि रॉकेट उसने बनाया है मंगल के लिए तो है ही, उसका स्टारशिप रखा हुआ है, लेकिन फैल्कन 9 है वो अपना जो सामान है, जो अपना स्पेस स्टेशन उसमें ले जाकर पैसा धंधा बना रहे हैं, नासा से वो कमा रहे हैं अच्छी खासी। तो वो अच्छी बात होती है कि अपना विज़न भी बताते जाओ और धंधा भी, विज़न से धंधा भी बनाते जाओ। खैर अपनी बात पे आते हैं, अपनी चर्चा करते हैं यहाँ पर DM BR। तो यहाँ पर जब BR की यानी DM पार्टिकल दूर जा रहे हो, मेन मास से दूर जा रहे हो, यानी वेलोसिटी इस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट तो नहीं कह सकते दूर वाले इस डायरेक्शन में। तो जो अब थ्रस्ट होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट BR की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एफ थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। गैसें नीचे जा रही है तो थ्रस्ट ऊपर लगेगा, याद रखना। अब यानी कि यहाँ पर मास क्या है? घट रहा है, इमिट हो रहा है, निकल रहा है। तो इस कंडीशन में ये लगेगा। जब मास बढ़ रहा हो या जुड़ रहा हो, जब मास बढ़ रहा हो या DM पार्टिकल है, अब अगर हम लोग मेन मास पर बैठ जाएं तो आता हुआ दिखाई देगा, मास आता हुआ दिखाई देगा इस डायरेक्शन में। इस कंडीशन में जो BR की डायरेक्शन क्या है? ये है। और जब मास बढ़ रहा हो मतलब ऐड हो रहा हो, मेन जो बॉडी है, मेन जो सिस्टम है उसमें जब ऐड हो रहा हो मास, तब थ्रस्ट की वैल्यू जो BR की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में लगता है। एफ थ्रस्ट उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में BR होता है। तो अब यहाँ पर थ्रस्ट की वैल्यू इधर और BR भी इधर, लेकिन यहाँ पर BR की वैल्यू डाउनवर्ड, थ्रस्ट की वैल्यू अपवर्ड। याद रखिएगा कि जब मास जुड़ रहा हो तब BR और एफ थ्रस्ट की वैल्यू सेम होती है, और जब मास घट रहा हो तो BR और थ्रस्ट की वैल्यू अपोजिट होती है। अब मास घट रहा होगा, सीधी सी बात है, दूर जा रहा होगा तो थ्रस्ट इधर पैदा करेगा। जब मास जुड़ रहा होगा तो जुड़ रहा होगा, अंदर ऐड हो रहा होगा तो थ्रस्ट भी अंदर ही पैदा करेगा। क्या बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई। एक सवाल करते हैं तो और फील से समझ में आएगा। एक हमारे पास 10,000 kg का रॉकेट है, 10,000 kg बहुत भारी, और जनरली रॉकेट बहुत भारी तो होते ही है। अपने पास ये रॉकेट है, ये 10,000 kg का है, ठीक है, ओके। रिलीजिंग गैसेज डाउनवर्ड एट V1, मतलब एक वेलोसिटी में दे रखी 50 मीटर पर सेकेंड, एज सोन इन फिगर। फाइंड आउट द मिनिमम रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल। बड़ा कितना अच्छा शब्द दिया गया था, मिनिमम रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब मीठी भाषा। द मिनिमम रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब एक नया आपको पर्सपेक्टिव दिया कि फ्यूल इजेक्ट होने की जो रेट है वो भी dm/dt है। उसको भी उससे फील कर सकते हैं dm/dt को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इजेक्शन ऑफ फ्यूल कितना निकल रहा है, क्या रेट है, dm/dt म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट रॉकेट विल लिफ्ट अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, कि बस लिफ्ट कर जाए, रॉकेट है जस्ट लिफ्ट कर जाए। अच्छा, सारी बातें भूल जाओ। एक सवाल है आपसे कि एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है, m मास का ब्लॉक अपनी दुनिया में रखा है, यानी कि इसके ऊपर एक mg लग रहा है। इसके अपर डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएं कि जस्ट मूव कर जाए, जस्ट अपर डायरेक्शन में जस्ट लिफ्ट अप कर जाए। कितना बहुत सारे सवाल करें। F = ma, आप F = mg के बराबर फोर्स लगा दीजिए, ऊपर वाला फोर्स जस्ट नीचे के बराबर कर दीजिए, बस वो फोर्स की वैल्यू उतनी है कि जस्ट लिफ्ट अप कंडीशन वाली बात है। तो यहां पर भी हमसे कहा गया है कि विल लिफ्ट अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, बस लिफ्ट कर जाए, उतना फोर्स आना चाहिए। यानी कि जो mg है और जो थ्रस्ट लगने वाला है नीचे से, क्योंकि मास इमिट होगा तो मास इमिट की डायरेक्शन क्या होगी, VR की डायरेक्शन होगी ये, और थ्रस्ट लगेगा अपर डायरेक्शन में F थ्रस्ट, यानी कि F थ्रस्ट mg के बराबर हो जाए, यानी कि F थ्रस्ट = mg हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। अब भाई साहब फॉर्मूला आपको आता है, लगाओ भाई सवाल, मेरी क्या जरूरत। अच्छा, अब एफ थ्रस्ट का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन का हमें कोई काम है नहीं, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पता है थ्रस्ट नीचे लगेगा, थ्रस्ट ऊपर लगेगा, mg नीचे लग रहा है, हमें अब साइन आइन की जरूरत नहीं है। यानी मैग्नीट्यूड लिखना, एफ थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, VR dm/dt। तो VR की वैल्यू कितनी है लिख देते हैं एक बार, VR
dm अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू जी। m है 10 यानी कि 10 टू दी पावर 5 हो जाएगा, 4 जीरो ये 1 जीरो जी का, 10 टू पावर 5। तो v कितना है 50 है, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी एक dm पार्टिकल 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। तो dm अपॉन dt क्या होना चाहिए कि जस्ट लिफ्ट अप कर जाए। तो 50 गुणे म्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 5, तो म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 2000 किलो, 2 कुंटल है ना, 2 कुंटल होएगा 2000 किलो, 10,000 kg का तो है ही यार, 10,000 kg का है और 2000 kg पर सेकेंड निकल रहा है, यानी कि 5 सेकेंड में मास जीरो हो जाएगा, सारा मास निकल जाएगा। यानी कि ये रॉकेट है, टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं होने वाला है इस तरह के रॉकेट का, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो ये होने वाला है, आंसर हमसे जो पूछा वो ये होगा, ये रॉकेट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 सेकेंड में तो मतलब 2-3 सेकेंड में अस्तित्व, ये रॉकेट है ही नहीं। ये बस वो यही बस टेस्टिंग हो रही है कि जस्ट लिफ्ट कर जाए, कितना dm अपॉन dt होना चाहिए कि मतलब ये टेस्टिंग वाला है। सोच के देखो, मैं जो कह रहा हूँ शायद आपको ना समझ में आ रहा है, लेकिन सोच के देखो कि हो क्या रहा है कि 2000 kg तो पर सेकेंड ही निकल जाएगा और टोटल मास ही 10,000 kg, यानी 5 सेकेंड में तो खैर। अच्छा, अब एक सवाल ले लेते हैं जब मास ऐड हो रहा है, एक मास सवाल ले लेते हैं जब मास ऐड हो रहा है। तो मान लेते हैं कि बारिश की बूंदें मैं थोड़ी मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा, चलो नहीं हो पा रहा मॉडिफिकेशन। तो मान लेते हैं कि ये बस है v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड से चल रही है नॉर्थ, अगर ये डायरेक्शन मान लेता हूँ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट, ओके, और ऊपर हो गया नॉर्थ। और बारिश की बूंदें ऐसा तिरछी गिर रही हैं, बारिश की बूंदें तिरछी गिर रही हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही हैं, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से बूंदें, पानी की बूंदें गिर रही हैं, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। बस है 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़े जा रही है। हमसे पूछा गया है हमसे क्या पूछा गया है कि एफ थ्रस्ट की वैल्यू बताइए, कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बताइए, या फिर आपसे पूछा गया एफ थ्रस्ट बता दो, नॉर्मल की वैल्यू मत बताओ, एफ थ्रस्ट बता दो कितना लग रहा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लो भाई, डायरेक्शन चाहे ना लिखो, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिख लो, वी आर डी एम अपॉन डी टी, वी आर डी एम अपॉन डी टी। अब वी आर क्या है कि कितने से जुड़ रहा है, मतलब डी एम मास से कितनी वेलोसिटी से मैन मास से जुड़ रहा है। तो कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले फील करो यार, इस सवाल को फील करो, हो क्या रहा है। अगर आपने रेन और मैन वाली प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, थ्रस्ट की वैल्यू निकालना आपके लिए बहुत आसान है। अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब बारिश का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बस भी 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है। बारिश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बस भी 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में 0 है, यानी पानी की बूंदें कंटेनर पर वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई ग्राउंड से दिखाई दे रहा है कि बूंदें ऐसी गिर रही हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसी तिरछी। लेकिन बस पर बैठ जाओगे तो बूंदें सीधी ऐसी टप 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 सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड। और जब अगर हम लोग ग्राउंड से देखने लगे तो ऐसा तिरछा गिर रहा है। फील करो भाई साहब इस सवाल को, कोई ज़्यादा बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं, बड़ा बढ़िया सवाल है, बताओ। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती दिखाई दे रही, वही तो मैं चाहिए, वही तो वी आर है, कि बस पर बैठा हूं मैं, एक पार्टिकल डीएम मास सीधा गिरता हुआ दिखाई दे, वही तो वी आर है, यानी 6 कि तो वी आर की वैल्यू कितनी में मिल गई 6। डीएम अपॉन डी टी हमसे, और हमें डीएम अपॉन डी टी में आपको देना पड़ेगा, तो डीएम अपॉन डी टी में दे देता हूँ कितना दे दूँ
50 नहीं 1 kg पर सेकेंड, 1 kg पर सेकेंड, 1 रख दिया आपने, तो एफ थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 न्यूटन। अब बताओ थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? मास ऐड हो रहा है तो वी आर की डायरेक्शन में ही अब थ्रस्ट की डायरेक्शन भी होगी, यानी थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा 6 न्यूटन। सवाल सरल था, मैंने ऐसे ही बना दिया टाइम पास के लिए, मतलब टाइम ही पास है और क्या, पढ़ाई अपनी टाइम पास है ना। थोड़ी कुछ चीज़ें जैसे कि मेरे लिए, अब मैं इसको अपने लिए थोड़ा एंजॉय करने वाला हूँ, थोड़ा इसमें अपना वो जुड़ने वाला हूँ। मतलब मैं अभी तक थोड़ा प्रेशर में पढ़ाता था, पर प्रेशर का मतलब ऐसा कि मैं थोड़ा ज़्यादा इसमें स्पीकिंग लगाने की कोशिश करता हूँ, एकदम एटीट्यूड, ऐसे नहीं ऐसे बात करनी। अभी मुझे पता है कि यार आप लोग भी यार, मतलब मुझे बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग की सारी स्किल्स यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं रिलैक्स होकर भी पढ़ा सकता हूँ, सब थोड़े बहुत इधर उधर हो जाए चलेगा, क्योंकि मैं 3 ही साल हुए पढ़ाते पढ़ाते, अभी भी मैं सीख रहा हूँ और सीखता जाऊँगा। अभी बहुत सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत नई नई टीचिंग में चीज़ें सीखनी है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा स्पीकिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जनरल बात भी आपसे कर सकता हूँ, नॉर्मल बात भी आपसे कर सकता हूँ। अच्छा, अब यार एक अच्छे लेवल का सवाल आपको करा देते हैं, जिससे आपको रॉकेट प्रपल्सन यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो जाए। एक तगड़े लेवल का, मतलब 1 नंबर, आपने अपने कानपुर में बोलते हैं 1 नंबर, हर चीज़, कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है बोलते 1 नंबर है यार, ये चीज़ तो 1 नंबर है। तो 1 नंबर सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ, 1 नंबर सवाल कराने वाला हूँ। देखो ध्यान सुनना, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि पहले एक रॉकेट था, ऐसे एक रॉकेट था, ठीक है, ये रहा रॉकेट, गैस छोड़ना जरूरी है, रॉकेट की गैस, रॉकेट से जो फ्यूल इंजेक्शन दिखाना तो बहुत जरूरी है। रॉकेट था एट t = 0 पर, इसका मास था m0, इसका मास क्या था? m0 था, और वेलोसिटी थी u, वेलोसिटी थी कितनी? म्यू नहीं लिखना है मुझे, u लिखना है, u। ओके जी। और कुछ देर बाद एट t = t पर, यही अपना रॉकेट है, बस कुछ देर बाद वाली पिक्चर है, अपना रॉकेट वही है, बस पिक्चर t = t वाली है, एट टाइम = t सेकेंड। तब इसका मास हो जाता है m और वेलोसिटी हो जाती है v। हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी का t के सापेक्ष फंक्शन हमें बता दो, वेलोसिटी का t के सापेक्ष फंक्शन बता दो। बहुत तंगड़ा सवाल है, 1 नंबर सवाल है भाई, बहुत, हर बार इससे सवाल एक आध बन जाता है, मतलब अच्छा सवाल अगर बनाना हो तो बन जाता है। हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी पहले u थी, अब v हो गई, रॉकेट यानी स्पीड अपनी स्पीड अप कर रहा है, बढ़ा रहा है स्पीड, पहले u थी t = 0 पर, अब v हो गई है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही, तो भाई साहब हमें टाइम के साथ फंक्शन बना के दे दो। ये सवाल है आपके साथ, ये सवाल हमें सॉल्व करना, दोनों लोगों को मिलकर सॉल्व करना है। अच्छा, आपने एक बार नोटिस करी, मैंने कहा वेलोसिटी v से, मैंने कहा वेलोसिटी u से, पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, v हो गई है, वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब याद करो, अगर वेलोसिटी चेंज है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन कारण है, यानी कि फोर्स कारण है, नेट फोर्स कारण है। इस कंडीशन में हमें यह दिखाई दे रहा है कि देयर इज ए नेट फोर्स, देयर इज ए डेफिनेटली ए नेट फोर्स वर्किंग ऑन द रॉकेट, तभी तो v u वेलोसिटी से वेलोसिटी v। हमें तो एक चीज दिखाई दे रही, वेलोसिटी चेंज हुई है 100%, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज हो रही है, इतना पता चल गया। अब ध्यान देना, ये एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ कॉमन सेंस से हमने देखा है कि भाई साहब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, तो अब मैं लिख देता हूँ कि F एक्सटर्नल जो लग रहा है, F एक्सटर्नल जो है रॉकेट पर, वो है, वो कितना ही होगा, वो कितना होगा बताओ भाई, कॉमन सेंस वाली बात है, रॉकेट पर 2 ही फोर्स लग सकते हैं, mg और अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तभी तो, थ्रस्ट ही एक फोर्स है जो रॉकेट को ऊपर बढ़ा सकता है, तो थ्रस्ट ज्यादा होगा, mg कम होगा, तभी तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है। तो F थ्रस्ट
माइनस एम जी, माइनस एम जी। अच्छा, अब एक्सटर्नल का मतलब, अब हम लोग कब की बात, अब जो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर, जो इक्वेशन लिखने वाले हैं, जैसे कि हमने एम जी लिखा है, तो एम वाला कौन सा मास है, एट टी इक्वल टू टी पर, तो सारी चीज़ें हमें टी इक्वल टू टी पर लिख देनी है। जैसे कि एम हमारा मास था तब टी इक्वल टू टी सेकेंड पर हमारा मास एम था, वेलोसिटी कितनी थी, डी वी अपॉन डी टी। उस क्षण पर मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया एम डी वी अपॉन डी टी, यानी कि ये हो गया अपने पास फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो उस क्षण पर, क्योंकि यहाँ पर टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी भी थी, तो जस्ट उस क्षण पर डी वी अपॉन डी टी, यानी उस क्षण पर एक्सेलरेशन क्या था वो मैंने लिखा है। बड़े ध्यान से सुनना, टी इक्वल टू टी पर हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स, अब एफ थ्रस्ट की वैल्यू है, एफ थ्रस्ट तो वी आर होगा, कि जो गैस मैंने मान लिया कि वी आर से इजेक्ट कर रही, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि जो गैसेस हैं वी आर वेलोसिटी से डी एम, गैस का छोटा सा पार्टिकल है जो इजेक्शन पार्टिकल है वो वी आर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस ऑफ वी आर डी एम अपॉन डी टी, ये तो भाई साहब थ्रस्ट की वैल्यू होगी, माइनस ऑफ एम जी, माइनस ऑफ एम जी। अब एम और टी को उधर ले जाओ तो डी वी इक्वल टू माइनस वी आर डी एम, तो डी टी कट जाएगा, डी टी इधर आएगा तो डी टी कट जाएगा, डी एम अपॉन एम माइनस जी डी टी। अच्छा, अब यार हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। ये लो भाई, इंटीग्रेशन v से, इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, u से लेके, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन u से लेके v तक, क्योंकि मेरी हमें इंटीग्रेट करना है u से लेके v तक, dv चेंज होती चली आ रही है। यहाँ पर मैं ये नहीं कि हाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात, अभी मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन की इक्वेशन लिखता हूँ, जो एफ एक्सटर्नल है ये कांस्टेंट नहीं है भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, ये पता नहीं बदल सकता है, लेकिन हमने जो एफ एक्सटर्नल लिखा है वो बस टी इक्वल टू टी पर वाला लिखा है, तभी तो हमने डी वी अपॉन डी टी किया है। बहुत अच्छा डिस्कशन अपना है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट नहीं, वेरी कर रहा है, क्योंकि मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर लफड़ा है भाई साहब। अच्छा, अब डीएम मास भी अपना वेरिएबल है, मास वेरिएबल, मास कहाँ से वेरी कर रहा है, एम नॉट से लेके एम तक, एम नॉट से लेके एम तक, और टी अपना टाइम 0 से लेके टी तक। करो भाई इंटीग्रेट, तो ये हो गया v माइनस यू माइनस वी आर, 1 अपॉन एम, एम का होता है लॉग एम, और लॉग एम, अब लिमिट लगाएंगे एम अपॉन एम नॉट, तो लॉग एम अपॉन, यानी हायर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, ठीक, माइनस टी 0 से टी यानी जी टी। अब माइनस को भी थोड़ा हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं, साइन चेंज होएगा। 8वीं कक्षा में लॉग पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर माइनस को अंदर डालोगे तो जो भिन्न में लिखी है वो ऊपर से नीचे वैसा चेंज हो जाता है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो v इक्वल टू, यू को भी इस तरफ भेज देते हैं, u माइनस जी टी प्लस वी आर एल इन ए लॉग एम नॉट अपॉन एम, एम नॉट ऊपर आ गया, एम नीचे चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास क्या आया निकल के भाई साहब, ये निकल के आया वेलोसिटी का टाइम के सापेक्ष आपका फंक्शन, वेलोसिटी का टाइम के सापेक्ष फंक्शन, क्योंकि वी आर तो कांस्टेंट है, वी आर कांस्टेंट है, एम अपॉन एम नॉट कांस्टेंट, ये तो पूरा टर्म भी कांस्टेंट हो गया, वी आपका भी कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी किसी एक जनरल टाइम पर होगी वो ये होगी, तो वेलोसिटी का आपके टी के साथ फंक्शन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो उतार लो, लेकिन मुझे लगता है कि याद तो होगा नहीं, तो ये फंडामेंटल याद रखो कि वास्तव हम लोगों ने इसमें किया क्या है, वास्तव हम लोगों ने इस पर किया क्या है। बड़ा कूल टॉपिक था, बड़ा छोटा टॉपिक था, खत्म होता है यहाँ पर। इसमें एक और सवाल आता है चेन एन वाला, वो आप ट्राई करिएगा, छोटे सवाल है, बढ़िया सवाल है, प्यारे सवाल है, खुद से करो यार, मज़ा आता है यार ऐसे टॉपिक्स कवर करने में। और सेंटर ऑफ मास जब मैं पढ़ाऊँगा तो सच में मेरे लिए वो अच्छा समय होगा जब मैं सेंटर ऑफ, अभी मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन मज़ा नहीं आ रहा है यार, मतलब उसमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा एनिमेशन बनाने पड़ेंगे तब मज़ा आएगा। लेकिन जब मैं आपको वर्क पावर एनर्जी, क्योंकि सर्कुलर मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी फिर पढ़ाऊँगा मैं आपको, सर्कुलर मोशन सेंटर ऑफ मास, फिर पढ़ाऊँगा रोटेशन, रोटेशन तो मज़ा आएगा भाई, मज़ा आने वाला, आगे की जर्नी मज़ा आने वाला है, एंजॉय कर।